हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों पड़ते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते होंगे, हम सभी कभी ना कभी बीमार होते रहते हैं। कुछ जनरल डिसीजेस हमें होती हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, ठीक है, कफ हो गया। तो ऐसी जनरल कुछ डिसीजेस हमें होती रहती हैं। बट क्यों होती हैं ये डिसीजेस और कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं, इन डिसीजेस का कॉज क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, ताकि आप कभी बीमार ना पड़ो। आपको रीजंस पता होंगे कि क्यों बीमार होते हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा। तो आप इन चीज़ों से प्रिकॉशंस रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल है आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, और आपकी हेल्थ के लिए। कहते हैं ना बच्चों, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ होगी तो हमारे पास सब कुछ होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स देखेंगे, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, इससे पहले बच्चों देखो, ये जो दोनों पिक दिख रहे हैं, इसमें आपको देख के पता चल रहा है ना कौन सा पिक हेल्थी है और कौन सा डिसीज़ वाला है, ठीक है। जो ये सेकंड पिक दिख रहा है, इसमें इसके रिंकल्स दिख रहे हैं, आइज़ भी देखो, हेयर्स वगैरह है ना। तो ये बीमार है किसी वजह से, और ये आपको देख के फिट लग रहा है, एकदम हेल्थी स्वस्थ पर्सन लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डिसीजेस होती हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, तो हम इस तरह से बीमार हो जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो में हम टॉपिक्स क्या कवर कर रहे हैं। हेल्थ पढ़ेंगे, डिसीज़ के बारे में, सोर्सेज ऑफ डिसीज़, टाइप्स ऑफ डिसीज़, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़, सिम्टम्स एंड साइंस, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, एंड लास्ट में देखेंगे सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे अभी हेल्थी पर्सन की। तो हेल्थी पर्सन का मतलब समझ में आया, जो जिसको कोई डिसऑर्डर नहीं है या जिसको कोई क्या नाम से कोई परेशानी नहीं फील होती है, उसको हम बोलते हैं हेल्थी, ठीक है। हेल्थी का मतलब होता है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ का मीन्स होता है कोई भी डिस्कम्फर्टनेस ना हो। जिस पर्सन को कोई भी डिस्कम्फर्टनेस हो, वही क्या कहलाता है, हेल्थी कहलाता है। वी नो दैट आर बॉडी इज फॉर्म ऑफ मैनी ऑर्गन्स। हमारी जो बॉडी बनती है कई सारे ऑर्गन से मिलकर बनती है, ठीक है। जैसे नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, ऐसे कई सारे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे फर्स्ट फिगर में नर्वस सिस्टम है, ये सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में बता रहा है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को बता रहा है, ठीक है। जो हम खाना वगैरह खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट वगैरह करते हैं, तो ये ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर वर्क करते हैं। इसी तरह से कोई भी मस्कुलर वर्क करते हैं, उसके लिए हम मसल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, सिस्टम, मैनी सिस्टम ऑपरेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। देयर आर सो मैनी सिस्टम ऑपरेटिंग इन आवर बॉडी। इफ वन ऑर्गन स्टॉप्स वर्किंग देन अदर ऑर्गन ऑल्सो अफेक्टेड, दिस लीड्स टू अनईजीनेस। देखो बच्चों, जो हमारी बॉडी के अंदर ये ऑर्गन्स हैं, अगर इसमें से एक ऑर्गन अपना वर्क करना स्टॉप कर देगा तो अदर भी क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। इससे हमें अनईजीनेस हो जाएगी। अब देखते हैं हेल्थ का मतलब क्या होता है बच्चों। हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल और मेंटल और सोशल बीइंग फिट जो होता है, उसको बोलते हैं हम हेल्थी पर्सन। फिजिकली यानी हमारी बॉडी में कट वट नहीं हो, चोट वगैरह ना लगे, तो ये हमारा फिजिकल हेल्थ से मीन्स हो गया। मेंटल मीन्स हमारा दिमाग एकदम स्वस्थ है, हम अच्छे विचार आ रहे हैं, हम अच्छी थिंकिंग रख पा रहे हैं, तो हम मेंटली फिट हैं। सोशल वेल बीइंग फिट हैं हम, ठीक है। यानी हमें किसी भी इन्वायरमेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी पर्सन के थ्रू हमसे कोई बीमारी नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं हेल्थी। तो हम अगर फिजिकल, मेंटल और सोशली हेल्थ अच्छे हैं तो ही हम कहलाएंगे हेल्थी पर्सन, ठीक है। हेल्थी का मतलब हो गया फिजिकल, मेंटल और सोशल फिट होना। समझ में आया, फिजिकल क्या है, मेंटल क्या है और सोशल वेल बीइंग क्या है, ठीक है। फिजिकल का मतलब था हमारी बॉडी पे कुछ लगनी नहीं चाहिए, मेंटली हमारा दिमाग सही होना चाहिए, और सोशली मीन्स हम जिनसे मीट कर रहे हैं वो स्वस्थ होना चाहिए। अब बच्चों, जो ये हेल्थ होती है, तो हेल्थ में अगर हम यहाँ मेनली फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जो हेल्थ होती है, हेल्थ हमारी फिजिकली हम फिट कब होते हैं, जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं। खाने में हम बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक है। बैलेंस का मतलब जो हेल्थी फूड होते हैं हम वो खाते हैं,
तो हमारी बॉडी क्या रहती है, हेल्थी रहती है। हेल्थी फूड का मतलब जो हम हाइजेनिक खाना खाते हैं, जो ढका हुआ हो, है ना, फ्रेश बना हुआ हो और फ्रेश फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं, तो वो हमारे लिए एक बैलेंस डाइट होती है। बैलेंस डाइट में हमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सभी चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है, तभी हम फिजिकल फिट होते हैं। क्लियर है, ठीक है। जो खाने के अंदर हमें दाल भी खाने चाहिए, चावल भी खाने चाहिए, मिल्क, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं। और हमें रेस्ट भी करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हम सारे दिन काम में ही लगे रहें, काम में लगे रहेंगे तो भी हम अनईजीनेस हमें फील होने लग जाएगी, डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाएगा। तो हम वर्क करते हैं तो हमें उसके बाद रेस्ट भी लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें प्रॉपर स्लीप भी लेना ज़रूरी है और हाइजेनिक प्लेस पे हमें रहना चाहिए। प्रॉपर स्लीप बच्चों ये बहुत ज़रूरी है, टाइम से सोना, टाइम से जागना। अगर हम रात भर काम करते रहें और दिन भर भी काम करते रहें तो हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। और हमें हाइजेनिक प्लेस पे रहना चाहिए, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास साफ़ सफाई हो, घर में साफ़ सफाई हो, ऐसे प्लेस पे हमें रहना चाहिए ताकि हम हेल्थी रहें, ठीक है। तो हेल्थी रखने के लिए आपको समझ में आया, एक तो बैलेंस डाइट होना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप करना चाहिए और हाइजेनिक प्लेस पे हमें रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी हम रह रहे हैं, कर रहे हैं, वहाँ साफ सफाई अच्छी होना ज़रूरी है ना। बट समटाइम्स सर्टन साइंस अपीयर ए पर्सन दैट कॉजेज अनईजीनेस। कुछ ऐसे साइंस दिखते हैं हमें जिससे हमें पता चल जाता है हमें क्या है, कुछ अनईजीनेस लग रहा है, कुछ आसान नहीं लग रहा है। दिस अनईजीनेस इज कॉल्ड डिसीज़, ठीक है, इसी को कहा जाता है डिसीज़। जैसे हम फर्स्ट पोर्ट्रेट में आप देख रहे हैं, ये बच्चे की पिक है, एकदम ये फिट लग रहा है, हेल्थी लग रहा है, इसको देख के हमें कहीं से भी नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह से परेशान है। बट इस पोर्ट्रेट का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को आप देख के पहचान जाएंगे, इसको समझ जाएंगे आप देख के कि ये खुश नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है, ठीक है। ये अनईजी लग रहा है, देखने से आपको दिख रहा है इसकी आईब्रोज पे रिंकल्स आ रहे हैं, आई इसके नीचे डार्क सा हो रहा है, ठीक है, इसके गले में स्वेलिंग आ रही है। तो इससे हमें देख के ही पता चल जाता है, अगर कोई अनईजीनेस होता है, किसी पर्सन को अनईजीनेस होती है तो उसके साइन दिख जाते हैं, हमें फेस पे इमोशंस दिख जाते हैं उसके। तो इस अनईजीनेस को कहा जाता है डिसीज़ कहा जाता है, ठीक है। अब ये किसी भी कारण से हो सकती है। अब क्या होते हैं वो कारण जिनसे हमें डिसीज़ होती हैं, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। हेल्थी रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी वो हम प्रीवियस पेज पे डिस्कस कर चुके हैं। अब आने वाले कमिंग पेज पे हम देखेंगे कि इसमें डिसीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और इससे हम बच कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पोर्ट्रेट को देख के आपको समझ में आ रहा है इसमें से हेल्थी पर्सन कौन सा है और डिसीज़ वाला पर्सन कौन सा है। ये हेल्थी पर्सन है, बिल्कुल एकदम क्लीन इसका फेस दिख रहा है, हर तरह से खुश दिख रहा है। और ये जो सेकंड पिक है इसके अंदर आप देख रहे हैं, देखो आईज़ इसकी कैसी दिख रही है, हेयर्स भी है ना, रेशेज, इसका नेक, ये कितना दुखी परेशान सा दिख रहा है, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। वो किसी भी तरह की हो सकती है, फिजिकल, मेंटल या सोशल। क्लियर है। तो इस तरह से ये जो होती हैं डिसीज़ के बारे में आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं बच्चों डिसीज़। इट इज़ ए स्टेट व्हेन द बॉडी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ड्यू टू वन और मोर रीजंस। बच्चों जो हमारी बॉडी होती है जो अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, ठीक है, कोई एक कारण भी हो सकता है और कई सारे कारण भी हो सकते हैं। उसके बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करने के कई कारण भी हो सकते हैं, कोई एक कारण भी हो सकता है, उसी को हम कहते हैं डिसीज़, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपको सपोज करो कोल्ड हो गया, ठीक है, आपको कोल्ड हो गया तो आप अपनी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, बार बार से नाक बहेगी, तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन सा भी लगेगा, थोड़ा सा आपको परेशान लगेगा, है ना, आपका माइंड प्रॉपरली वर्किंग नहीं करेगा। तो ये डिसीज़ है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, डिसीज़ है, क्या हो गया है, हमें कोल्ड हो गया है। जब तक हम उसकी प्रॉपर टेबलेट नहीं लेंगे, ठीक है, और तब तक हम क्या ठीक नहीं हो पाएंगे। हेल्थ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स लाइक कम्युनिटी एंड पर्सनल हाइजीन। जो ये हेल्थ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है ये कई फैक्टरों से हो सकता है, ये कम्युनिटी से भी हो सकता है और पर्सनल हाइजीन। कम्युनिटी का मीन्स है हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ साफ़ सफाई नहीं है, पानी भरा हुआ है, गंदगी है, तो हमें वो क्या है, उससे हमें डिसीज़ होने की प्रॉब्लम हो सकती है, डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता सब अभियान के पीछे लगे हुए हैं कि साफ़ सफाई करो, घर को क्लीन रखो, अपने आस पड़ोस को क्लीन रखो, तो वो इसी वजह से कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग बीमार ना हों। क्लियर है।
ऐसे ही हमें पर्सनल हाइजीन भी रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का मतलब हमें डेली ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, है ना, हमारे नेल्स कट करने चाहिए और ब्रश करना चाहिए 2-3 बार दिन के एक, है ना, वन डे में। तो ये सब हमें चीज़ें करना चाहिए ताकि हम क्या फिजिकल फिट रहें। हमें अच्छी ड्रेसेस पहनना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, तभी हम क्या है, तभी हम इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं, कई डिसीज़ होने से बच सकते हैं और हम हेल्थी फिट हो सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया आपको? चलिए इसको और डिटेल में देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट पेज पे। एज वी नो दैट वी लिव इन अ सोसाइटी, आर सोशल इन्वायरमेंट ऑल्सो प्ले की रोल। हम जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है। जैसे घर को साफ रखना चाहिए, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, नो स्टैग्नेंट वाटर, नो ओपन ड्रेन्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें से अगर हम बचाव करेंगे तो हम बीमारी से बच सकते हैं। और जो मैंने बताया पर्सनल हाइजीन का मतलब देखो, हमें ब्रश करना चाहिए। जब भी हम मीठा खाते हैं तो हमें दांतों को ब्रश जरूर करना चाहिए, है ना, अदरवाइज दांतों में क्या हो जाएगी, कैविटी हो जाएगी, दांत टूट जाएंगे, हमें खाने में प्रॉब्लम होगी। तो ये भी एक तरह का डिसीज़, परेशानी हमें फील होगी ना। हमें वन शुड टेक बाथ रेगुलरली, हमें रोज़ नहाना चाहिए, ठीक है, रोज़ नहाना चाहिए। जब भी हम खेल के आते हैं हमें हाथों को वॉश करना चाहिए, हाथों को, पैरों को, फेस को वॉश करना चाहिए, ठीक है। सुबह नहा धो के स्कूल जाना चाहिए। वन शुड वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। अगर साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो हमसे गंदगी अट्रैक्ट नहीं होगी और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ड्रिंक क्लीन वाटर, हमेशा स्वच्छ पानी पीना चाहिए, एकदम क्लीन हो, है ना। ईट एडिक्वेट न्यूट्रिशन फूड, हमें प्रॉपर फूड खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हमेशा खाने में। खाने से कभी नाक नहीं सिकुड़ना चाहिए, ठीक है ना। खाना आप सब चीज़ें खाओ, दाल, हरी सब्जियाँ, ये और चावल, ठीक है, दूध, मिल्क, ये सब चीज़ें आपको खानी चाहिए। वन शुड मेंटेन सोशल हार्मोनी एंड इक्वलिटी। इस तरह से हम अपने आप को एकदम फिट एंड फाइन रख सकते हैं। हमें किसी भी तरह की कोई डिसीज़ नहीं होगी अगर हम प्रॉपरली खा पी रहे हैं तो। अब देखते हैं बच्चों, जो सोर्सेस हैं डिसीज़ के, सोर्सेस क्या हैं। तो देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ डिसीज़ आउट ऑफ विच द मेन फैक्टर्स आर। दो तरह के फैक्टर हैं, इंट्रेंसिक फैक्टर एंड अदर इज एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स, जिनके कारण डिसीजेज हो रही है। इंट्रेंसिक फैक्टर का मीन्स हो गया इंटरनल फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, उसकी वजह से डिसीजेज होती हैं। एक होते हैं सेकंड एक्सट्रेंसिक फैक्टर, ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंट के कुछ रीजंस की वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कोल्ड है, अगर किसी पर्सन को कोल्ड है, उसने स्नीकिंग कर दिया, उसने छींक दिया, तो उसकी ड्रॉपलेट्स एयर में मिक्स हो जाएंगी और उस पर्सन के अगर कांटेक्ट में कोई हेल्थी पर्सन आ गया और वो एयर उस पर्सन ने ले ली तो ये डिसीज़ उसको भी हो जाएगी, यानी उसको भी कोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, ठीक है। इंटरनल फैक्टर की बात करें तो ये जैसे इस फीमेल को क्या हो गया है, थायराइड हो गया, इसका गला सूज गया है, जिसे हम गोएटर कहते हैं। तो इसे गोएटर डिसीज़ हो गई है, तो ये इंटरनल डिसीज़ है। क्यों? क्योंकि इसने आयोडीन की कमी हो गई है इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। लैक ऑफ आयोडीन की वजह से क्या होता है, गोइटर। तो ये इंटरनल फैक्टर है जिसकी वजह से इसे ये डिसीज़ हुई है, ठीक है। तो आयोडीन वाला नमक हमें खाना चाहिए ताकि हमें ये डिसीज़ ना हो। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह से जो सोर्स होते हैं डिसीज़ के, 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रेंसिक फैक्टर्स एंड एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स। इंट्रेंसिक फैक्टर देयर आर द फैक्टर दैट आर विद इन द ह्यूमन बॉडी। मैंने जैसा भी बताया, ये वो फैक्टर है जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको गोइटर का एग्जांपल बताया, ठीक है। इसी तरह से ये जो हम जोड़ों का दर्द होता है, आप देखा होगा आपने, जो जॉइंट पेन करते हैं, बुजुर्ग जो लोग हो जाते हैं उनके क्या करते हैं, जॉइंट पेन करने लग जाते हैं। तो इसके लिए इंट्रेंसिक फैक्टर, ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, उनकी वजह से होता है ना। दीज डिसीज आर कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स। ये जो डिसीजेज हो रही हैं ये किस कारण से हो रही हैं, इंटरनल फैक्टर रीजन है इसके अंदर। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक डिसीज। इन्हें हम ऑर्गेनिक डिसीज भी कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, इसका कारण जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, और मेनू फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब हमें पेरेंट्स से वो डिसीज़ मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है। जेनेटिक्स जीन्स के कारण हार्मोन हमारे इम्बैलेंस हो रहे हैं, कम ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, तो भी ये डिसीज़ हो जाती है। और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है,
है ना। अगर हम अच्छा खा रहे नहीं है, खा पी रहे नहीं है, हेल्थी फिट नहीं है, तो ये डिसीजेज इस तरह की हो जाती हैं। हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है तो फिर ये डिसीज़ हमें हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो इंटरनल है। ये जो डिसीजेज होंगी ये हमें ही हो रही हैं। ठीक है, हमसे किसी दूसरे पर्सन को नहीं होंगी। ठीक है, ये इंटरनल डिसीजेस कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। इम्प्रॉपर सीक्रेशन होता है अगर बॉडी के अंदर तो क्या हो जाती हैं, कुछ डिसीजेज हो जाती हैं। जैसे हमने देखा बच्चों कि हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। आप हायर स्टडी में भी देखेंगे, कुछ आपने बेसिक प्रीवियस क्लास में भी सीखा होगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं कई तरह के। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका सीक्रेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर होगा सीक्रेशन तो कई तरह की डिसीजेस देखने को मिलेंगी। तो इन हार्मोन्स के कारण कौन कौन सी डिसीजेज हो जाती हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको गोइटर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड होता है ना, थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। इस थायरोक्सिन की कमी से क्या हो जाती है, गोइटर। डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी में जो पैनक्रियास होता है उससे इंसुलिन हार्मोन का रिलीज होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर रिलीज हो रहा है तो ये डायबिटीज़ रोग नहीं होगा। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन से क्या होती है, डायबिटीज़। और नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म ये जैसे पोर्ट्रेट में आप बच्चे को देख रहे हो, ये भी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। जो चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसमें अगर ये जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर अगर आयोडीन की या थायरोक्सिन हार्मोन्स की डिफिशियंसी वगैरह कुछ हो जाती है, कमी, तो उसकी वजह से उनमें इस तरह की डिसीज़ हो जाती है। उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो इसे कहते हैं हम क्रेटिनिज्म, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। एंड अदर इज एडिसन डिसीज़। तो ये कुछ डिसीज़ थी जो हार्मोन सिक्रेशन के कारण हुई। अब बच्चों हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। फिजिकली हमें डिसीज़ हो जाती हैं जैसे बोन फ्रैक्चर हो गए, लेप्रोसी, ईटीसी। और इन्फेक्शंस वाली जो दूसरे से लगती हैं वो टाइफाइड है, एड्स, मलेरिया। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन का मतलब समझ में आ गया, ये हमें एक दूसरे से भी ट्रांसमिट हो सकती हैं, है ना। तो इसमें अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये लेप्रोसी है, ये क्या होता है, कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह हो जाते हैं उस वजह से होती है। इस तरह से भी ये डिसीजेज हो जाती हैं, ये प्रोटीन की कमी से। अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी रहेगी तो इसमें मेरस्मस टाइप सा रोग हो जाता है, जो इस तरह का होता है, बच्चे की बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाती है। ये आप जो देख रहे हैं ये स्कर्वी है। ठीक है, इसमें क्या है, मसूड़े फूल जाते हैं, उनसे खून आने लगता है, तो ये विटामिन की कमी से होने वाली डिसीज़ है। ठीक है, तो डिफिशियंसी इज स्कर्वी, जैसा मैंने आपको समझाया अभी स्कर्वी के बारे में, मसूड़े फूल जाते हैं, खून आता है। मरेस्मस और क्वाशिक्योर ये डिसीज़ है जो बच्चों में प्रोटीन की डिफिशियंसी से हो जाती है। अगर प्रोटीन बराबर नहीं मिलता है तो उनको इस तरह की डिसीजेज हो जाती हैं। और कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जो इनहेरिटेड होती हैं। इनहेरिटेड होती है मतलब हमें पेरेंट से हमें मिलती हैं। इनहेरिटेंस डिसीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ठीक है, पेरेंट से मिलती है, जेनेटिक जो होती हैं। ठीक है, इसमें सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जो आरबीसी होता है वो इस तरह से राउंड शेप में होता है, तो ये प्रॉपर ऑक्सीजन ले पाता है और बॉडी को दे पाता है। लेकिन स्किल सेल एनीमिया का जो आरबीसी होता है कुछ इस तरह के शेप में होता है, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती है, तो उसे डिसीज़ हो जाती है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया सिकल सेल एनीमिया क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम डीजनरेटिव क्या है, पुअर साइट, पुअर हियरिंग, हमें कम सुनाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, इस तरह के डिसऑर्डर हो जाते हैं। मेंटल में हम डिप्रेशंस की बात कर सकते हैं। सोशल में हम ड्रग एडिशन वगैरह, जैसे कई आपने देखा होगा आजकल के जो यंगेस्ट बच्चे हैं वो ड्रग वगैरह एडिक्ट हो जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, है ना, चरस गांजा पीने में लग जाते हैं, तो इससे उनको क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कई सारे डिसीजेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। चलिए अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ को फ्लो चार्ट से देखते हैं। अभी हमने डिसीज़ देखी, तो इसमें देखो बच्चों, जो डिसीज़ होती हैं 2 टाइप्स हैं। एक है कम्युनिकेबल डिसीज़, अदर इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। व्हाट इज़ द मीन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़?
ऐसी डिसीज जो स्प्रेड होती हैं सिक पर्सन से हेल्थी पर्सन को, उन्हें बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज, और जो स्प्रेड नहीं होती हैं सिक पर्सन से हेल्थी पर्सन को, वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैं बात करूं आपसे कम्युनिकेबल डिसीज़ में एग्जाम्पल लूं तो मैंने कहा कोल्ड जो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग सकता है। कैसे लगता है ये भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अगर मैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करूं तो ये होता है किडनी फेलियर। अगर किसी पर्सन की किडनी फेलियर होगी, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ जाओगे तो ऐसा नहीं कि आपकी भी किडनी फेलियर हो जाएगी। क्लियर है? तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं वो एक दूसरे से नहीं लगती, उसके साथ अपन खा पी लेंगे, उठ बैठ लेंगे तो उससे हमें नहीं लगेंगी। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से हम बात करें डिसीज़ की तो ड्यूरेशन के बेसिस पे भी ये दो होती हैं, एक एक्यूट डिसीज़, अदर इज क्रॉनिक डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं चलती, और क्रॉनिक डिसीज़ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो एक लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। ठीक है, और इस कई बार इन डिसीज़ में पर्सन की डेथ भी हो जाती है, उन्हें कहते हैं हम क्रॉनिक डिसीज़। अब बच्चों कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में समझते हैं। ऐसी डिसीज़ जो मैंने बताया स्प्रेड होती है सिक पर्सन से हेल्थी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है तो, है ना, दे आर मोस्टली कोज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। इसके लिए कोज क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट, ये डायरेक्टली ट्रांसमिट होती हैं कॉन्टैक्ट में आने से, या थ्रू एयर, वाटर या वेक्टर के कॉन्टैक्ट में आने से। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शस डिसीज़ कहलाती है। जैसे ये ब्रोंकाइटिस है, इसमें देखो इसकी लंग्स में क्या हो गया, धुआं जम गया है, इसलिए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना है ना। अदर इज निमोनिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, है ना। एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड हो गया, क्लोरा हो गया, टीबी, निमोनिया, मलेरिया, ये सारी डिसीजेस क्या है? कम्युनिकेबल डिसीजेस है। दीज डिसीज आर मेनली स्प्रेड थ्रू पैथोजेंस एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ईदर ऑफ द फॉलोइंग। ये डिसीज़ क्या होती हैं? पैथोजेन से होती हैं, यानी इसमें इन्फेक्शन फैलता है एक से दूसरे में, एयर वाटर से होता है। एयरबोर्न डिसीज़ कौन सी होती हैं बच्चों? एयरबोर्न डिसीज़ का मतलब है दोज डिसीज दैट आर पास्ड बाय एयर आर कॉल्ड बोर्न इन्फेक्शन, दे आर ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ऐसी डिसीज़ जो पास आउट होती हैं एयर के थ्रू, ठीक है, उसको कहते हैं हम एयरबोर्न डिसीज। जैसे ये इसको कोल्ड है, अब इसने छींक दिया, ठीक है, इसने छींक दिया, छींकने से ये सिक पर्सन है, इसने छींका तो इसकी ड्रॉपलेट एयर में मिक्स हो गई, ठीक है, इन्फेक्शन एजेंट के थ्रू होती है, ये एयर में मिक्स हो गई। अब यहाँ कोई हेल्थी पर्सन आया, उसने इसी एयर को लिया, तो अगर ये ड्रॉपलेट इसकी नोज से इनहेल होगी इसकी बॉडी में तो क्या हो जाएगा? इसको भी कोल्ड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ एनी पर्सन हैविंग कोल्ड स्नीज देन ही रिलीज द ड्रॉपलेट्स इन द एयर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया किसी ने छींका तो उसकी ड्रॉपलेट मिक्स हो गई। द सेम एयर इज इनहेल्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, और इसी एयर को इन्फेक्टेड पर्सन ने जो छींका था उसको किसने ले लिया? हेल्दी पर्सन ने, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी बीमार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी डिसीज़ कौन सी है? कॉमन कोल्ड है, कफ है, ऐसी कई और भी डिसीजेस हैं। ठीक है, वन पर्सन टू अदर पर्सन स्प्रेड हो जाती है। अब वाटर बॉर्न डिसीजेज देखते हैं बच्चों। वाटर बॉर्न डिसीजेज क्या होते हैं? जो वाटर में से होती हैं। ठीक है, द इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट स्प्रेड थ्रू डर्टी वाटर, देन द इन्फेक्शन इज वाटर बॉर्न इन्फेक्शन। जैसे अगर बच्चों मान लो कोई सिक पर्सन है, उसने यहाँ स्टूल किया, अब ये स्टूल क्या हुआ? वाटर में मिक्स हो गया, और ये वाटर में मिक्स होने के बाद आगे ट्रांसमिट हो गया। अब जब ये वाटर को किसी पर्सन ने यूज़ में ले लिया, ठीक है, तो ये जो सिक पर्सन था, इसका स्टूल के कुछ पैथोजेंस होंगे जो इसके अंदर आ जाएंगे। अगर इस पर्सन किसी हेल्थी पर्सन ने ले लिया तो ये भी इससे बीमार हो जाएगा। ठीक है, यानी पानी के अंदर गंदा पानी हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। गंदे पानी से डिसीज़ हो जाती हैं, वाटर बॉर्न डिसीज़ कहलाती हैं। इसे लिखेंगे, इफ स्टूल ऑफ एनी सिक पर्सन पासेस इनटू वाटर बॉडीज एंड दैट वाटर इज नॉट प्योरीफाइड एंड बाय एनी चांस इट मिक्स विथ ड्रिंकिंग वाटर, दिस वाटर व्हेन टेकन कॉज इन्फेक्शन। इससे क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। क्लोरा इसका क्या है? एक एग्जाम्पल है जो हैजा होता है। ठीक है, वो गंदे पानी पर से ही होता है। अब बच्चों बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की।
ये डिसीज़ क्या होती हैं? ऐसी डिसीज़ जो सेक्सुअल कांटेक्ट में सिक पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट करने से होने वाली डिसीज़ को कहते हैं हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। इसमें क्या होता है, कैसे हो सकती है? सेम सीरिंज चढ़ा दी जाए किसी को या ब्लड चढ़ा दिया जाए इन्फेक्टेड पर्सन का, तो ये डिसीज़ हो जाती है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड को शॉर्ट में एसटीडी बोलते हैं, ठीक है। एड्स ऐसी ही एक डिसीज़ है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है, ठीक है। अगर ये जैसे इस फीमेल को अगर एड्स हो रहा है तो इसके बच्चे में भी ये डिसीज़ आ जाएगी जब ये बॉर्न होगा, ठीक है। अभी पेट में था, अगर इसको इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन इसके बच्चे में भी जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट वेक्टर बोर्न डिसीजेस के बारे में। वेक्टर बोर्न डिसीजेस क्या हैं? ऐसी डिसीजेस, वेक्टर्स आर दोस एजेंट दैट ट्रांसफर द डिसीज कॉजिंग एजेंट टू अस, ठीक है। तो इसमें जो एजेंट होता है उससे हमें आती हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये कोई एनाफ्लीज मॉस्किटो ले लेते हैं। ये एनाफ्लीज मॉस्किटो है, इसके इसकी जो लार होती है, सलेवा होता है ना, उसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये क्या करता है? मलेरिया को जनरेट करता है। तो जब क्या होता है, ये जो मॉस्किटो है एनाफ्लीज, ये मॉस्किटो क्या करती है? इसके लार में क्या है? प्लाज्मोडियम। जब ये हमें काटती है तो इसकी लार से और हमारे ब्लड के बीच में कांटेक्ट हो जाता है। कांटेक्ट होने के कारण ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। प्लाज्मोडियम बॉडी में आने से कौन सी डिसीज़ होती है? मलेरिया होती है। क्लियर है? समझ में आया? तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो कैरी मलेरिया पैथोगन प्लाज्मोडियम इन इट्स सलेवा। When this mosquito comes in contact, it mixes its pathogen containing saliva with our body, our blood. Due to this, the pathogens is transferred to us. So, in the case of malaria, vector is female mosquito and pathogen is plasmodium. अब बच्चों बात करते हैं हम सेकेंड टाइप यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अभी तक हमने पढ़ी थी कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? ऐसी डिसीज़ जो ट्रांसफर नहीं होती हैं सिक पर्सन से हेल्थी पर्सन में। जैसे अर्थराइटिस है, जैसे जोड़ों का दर्द मैंने बताया था, अर्थराइटिस है, ठीक है, और किडनी फेलियर है। तो इस तरह की जो डिसीजेज होती हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, ये एक दूसरे में नहीं फैलती हैं, ठीक है। जैसे किसी को जोड़ों का दर्द है तो ऐसा नहीं कि वो किसी और को हो जाएगा। इसमें देखते हैं अब स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम ड्यूरेशन के बेस पे एक्यूट डिसीज़ की। एक्यूट डिसीज़ क्या होती हैं? जो थोड़े टाइम के लिए होती हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कोल्ड, कफ, टाइफाइड, ये थोड़े समय तक होती हैं। क्रोनिक डिसीज़ सेकंड थी। क्रोनिक डिसीज़ ऐसी डिसीज़ जो लॉन्ग टाइम तक रहती हैं, जिसका बैड इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है, उसे हम बोलते हैं क्रोनिक डिसीज़। इसमें बॉडी फैटल तक पड़ जाती है। जैसा आप देख रहे हैं ये पैर इसके क्या है? फूल गए, इसको बोलते हैं हम, इस डिसीज़ का नाम है एलिफेंटेसिस, ठीक है। तो ये डिसीज़ लॉन्ग टर्म तक रहेगी। और डायबिटीज़ है, ये भी ऐसी डिसीज़ है जो लॉन्ग टर्म तक रहती है। कंजेंटल डिसीज़ के बारे में देखते हैं। दीज आर द डिसीज दैट आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। ऐसी डिसीज़ जो बर्थ से होती हैं और कारण इसका होता है जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकता है, मेल्यू फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। देखो कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो हमें क्या मिलते हैं? सिंस बर्थ ही मिलते हैं, यानी पेरेंट्स से हमें डिसीज़ हो जाती है। सपोज करो जैसे कि ये मैंने आपको बताया था, इसके लिए जो आरबीसी होती है इस तरह की गोल होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया की आरबीसी इस तरह की हो जाती है, यानी उसमें एनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ब्लड होता है बच्चों, बॉडी के अंदर ये जो ब्लड होता है, ब्लड क्लोटिंग होना उसका बंद हो जाता है ना। तो ये डिसीज़ इस तरह की होती है। इसमें हम हीमोफीलिया वगैरह ले सकते हैं। दे आर परमानेंट डिसीज़। ये क्या परमानेंट होती हैं और ये पास होती हैं चिल्ड्रन में भी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ना, हेरिडिटी के कारण। और इसका एग्जाम्पल है बेस्ट सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी एक्वायर्ड डिसीज़। कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं जो दे आर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम चाइल्डहुड बट वी कैन से दैट वी आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन। जो हमें होती तो बचपन से नहीं है, लेकिन हमें लाइफ स्पैन अपने जीवन में कुछ ना कुछ डिसीज़ हो ही जाती हैं, उससे कहते हैं एक्वायर्ड डिसीज़। ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल किसी भी टाइप की हो सकती हैं। तो अब बच्चों बात करते हैं हम एक्सट्रेंसिक फैक्टर की। अभी तक हमने इंट्रेंसिक फैक्टर को देखा था, अब हम देखते हैं एक्सट्रेंसिक फैक्टर। द डिसीज दैट आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो
एक्सटर्नल फैक्टर से होती हैं उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ये होती हैं पैथोजेन से यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। हमारे आसपास हजारों करोड़ों लाखों ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो ये हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो हमारे अंदर डिसीज़ डिसऑर्डर पैदा कर देते हैं, ठीक है, डिस्कम्फर्टनेस पैदा कर देते हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं जो बाहर से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियो में देखिए क्लास 8 में जाके, तो आपको समझ में आएंगी इसकी पूरी डिटेल। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारी बॉडी में अंदर जाते हैं, फिर मल्टीपल होते चले जाते हैं और हमें क्या हो जाती है, डिस्कम्फर्टनेस हो जाती है। इसको कहते हैं हम डिसीज़। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर में सेकंड फैक्टर है अनबैलेंस डाइट। अगर हम अनबैलेंस खाना खाते हैं यानी हम प्रॉपर खाना नहीं खाते, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स अगर हम प्रॉपर वे में नहीं लेते हैं तो भी हमें डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो अनबैलेंस डाइट की वजह से भी डिसीज़ हो जाती है, इसलिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट खाना, हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमें किसी भी तरह की कोई डिसीज़ नहीं होती है। लेकिन इम्बैलेंस लेते हैं, हम प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं ज़्यादातर, तो हमें बीमार होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के कारण भी हो सकती हैं। इन्वायर पॉल्यूशन जैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर से जो ये चिमनियों से धुआं निकलता है, ये डार्क निकलता है, ये ज़्यादा निकलता है, तो इसका मीन्स है इसके अंदर क्या है, पॉल्यूशन है। और ये पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में मिल जाएगा और इसको हम यूज़ कर लेंगे अगर, ठीक है, इसे हम एयर वाइज हमारी बॉडी में आएगा ही सही है, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरह से आप बाइक्स वगैरह, कार वगैरह, तो जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होता है हमें वहाँ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनसे निकलने वाला धुआं क्या है, पॉल्यूशन करता है, वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें बाइक, कार कभी भी ऐसे गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है नारकोटिक ड्रग्स वगैरह, ये भी बाहर से एक्सटर्नल हैं, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो बेचारे गलत नशे वगैरह में पड़ जाते हैं, तो इससे भी उनको डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब पैथोजेंस के कारण होने वाली डिसीजेस कॉजेज बाय पैथोजन से होने वाली डिसीज, इसमें हम बात करते हैं बच्चों, जो हम कई डिसीजेज होती हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ डिसीजेज से होती हैं जो वायरस से होती हैं, है ना, और कुछ डिसीजेज ऐसी भी हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं, और कुछ फंगाई से भी होती हैं, है ना। तो इनसे होने कई तरह की बीमारियां होती हैं। ये जो पैथोजन से समझ में आए आपको, इसमें देखते हैं चिकन पॉक्स, ये वायरस से होता है और एयर या किसी के कांटेक्ट में आने से हो जाता है चिकन पॉक्स। पोलियो की बात करें तो ये भी कॉज क्या है, इसका वायरस है, और ये एयर और वाटर के, एयर या वाटर से होता है। मीजल्स होते हैं, मीजल्स क्या है, वायरस से होने वाली डिसीज़ है। ये किससे फैलती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर है। हेपेटाइटिस की बात करें तो ये भी वायरस से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर। टीबी की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होता है, ये एयर से होता है। और टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड भी और क्लोरा जो होता है, ये दोनों बैक्टीरिया से होते हैं और वाटर के कांटेक्ट में आने से वाटर से होते हैं, और क्लोरा फूड से भी हो जाता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है जो मॉस्किटो से होता है ना। एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज, ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से होता है। उसकी सलेवला में क्या पाया जाता है, सलेवा में प्लाज्मोडियम के कारण। अब कुछ प्लांट में भी डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे सिट्रस कैंकर है जो बैक्टीरिया से होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। रस्ट ऑफ वीट की बात करें तो ये फंजाई से होता है, एयर और सी से होता है। येलो मोसेक ऑफ ओकरा, ये वायरस से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर होता है। तो ये कुछ डिसीजेस थी जो पैथोजेन से प्लांट्स में हो रही थी। और भी कई सारी डिसीजेज होती हैं, बट हमने अभी कुछ जनरल और डिसीजेस कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट डाइट। इनएडिक्वेट डाइट से क्या हो जाता है, देखो एनीमिया हो जाता है। इसमें होता क्या है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यानी आयरन की कमी हो जाती है, यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती प्रॉपर, तो उससे एनीमिया हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसलिए हरी सब्जी वगैरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, उसमें आयरन पाया जाता है क्योंकि। और इसके जो सिम्टम्स हैं, इसमें जनरल वीकनेस होती है, पेल कॉम्प्लेक्शन यानी शरीर पीला पड़ने लग जाता है। गोइटर क्या होता है बच्चों, गोइटर आयोडीन की कमी से होता है, ये सब आप जानते ही हो। और इसके सिम्टम्स हैं कि पेनफुल जॉइंट्स,
जो जॉइंट्स होते हैं वो पेन करने लग जाते हैं काफ़ी, गला सूज जाता है, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? गोइटर के। नेक्स्ट डिसीज़ है बेरी। ये बेरी जो है विटामिन बी की डिफिशियंसी से होता है। इसमें वीकनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है लेग्स में, भूख मर जाती है, एपेटाइट ख़त्म हो जाती है, एनलार्ज हो जाता है हार्ट, ये बेरी। और स्कर्वी जो डिसीज़ है वो विटामिन सी से होती है, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। इसके जो सिम्टम्स हैं सोइलन गम्स, डिलेड वॉन्ड हीलिंग, घाव देर से भर। नेक्स्ट डिसीज़ है रिकेट्स, जो विटामिन डी की कमी से होती है। इसमें स्लिपलेसनेस हो जाती है, पेल फेस हो जाता है, डायरिया, डिफॉर्म्ड स्कल, पेल्विस एंड लिम्स इन चिल्ड्रन। तो ये डिसीज़ के ये सिम्टम्स होते हैं रिकेट्स के, ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और बाकी ये कुछ डिसीज़ है, जैसे ये है हाइपोकैलेमिया, ये पोटेशियम की कमी से होता है इस पेड़ पौधों में, ठीक है। राइज इन हार्ट बीट, किडनी डैमेज हो जाती है, पेड़ पौधों में नहीं, आप में होता, सॉरी। नाइट ब्लाइंडनेस है, ये विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और ये होता क्यों है? इसमें क्या होता है, रात में क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लेस हो जाती है, तो उससे रात में दिखता नहीं है। ये विटामिन ए, तो विटामिन ए किस में मिलता है? गाजर में मिलता है, तो गाजर खानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है एक्सेरोफेथेलेमिया, ये विटामिन ए की कमी से होता है, इसमें ड्राइनेस हो जाती है। अब बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट डिसीज़, ये है डर्मेटोसिस। डर्मेटोसिस विटामिन की कमी से होती है और स्किन की प्रॉब्लम है, जहाँ डर्मा लग जाता है वो स्किन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एरिब्लोफेलिनोसिस विटामिन B12 की कमी से होती है, इसमें ब्लड हो जाता है, विजन, सोरनेस ऑफ आई हो जाती है एंड टंग हो जाती है। और लास्ट डिसीज़ है बच्चों ये पेलेग्रा विटामिन बी की कमी से होती है, इसमें डायरिया हो जाता है, मेंटल लेथर्जी हो जाती है, रेड स्किन हो जाती है, ईचिंग होने लग जाती है, फीट और एल्बोज एंड नीज। कुछ डिसीजेज ऐसे होती हैं जो रेडियो एक्टिव की वजह से, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से होती हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से होने वाली डिसीजेज कौन कौन सी हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये डिसीजेज बहुत डेंजर होती हैं, इसमें आदमी मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। तो इसमें क्या हो जाता है, देखो, डैमेज प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, बोन कैंसर, डैमेज हो जाता है इसमें DNA। तो स्वेलिंग ऑफ बोन जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, ट्यूमर से अल्सर, ल्यूकेमिया, आई प्रॉब्लम्स, ब्लड इन कफ, ये सब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से। अब बच्चों हम देखते हैं सिम्टम ऑफ डिसीजेज। सिम्टम्स क्या होते हैं? दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिसीज, जो डिसीज की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं उसे हम बोलते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स ऑफ ईच डिसीज आर पर्टिकुलर, ये जो डिसीज होती है ना, तो उसके सिम्टम पर्टिकुलर होते हैं, पर्टिकुलर डिसीज के पर्टिकुलर सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। जैसे हमें क्या है भाई, आई पेन हो रहा है, तो आई के अंदर ही पेन हो रहा है, इसके अंदर यानी आई दर्द करने लग जाएंगी, तो इसके सिम्टम्स हम समझ सकते हैं, इसमें आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर मसल्स पेन भी हो सकता है, बोन पेन, जॉइंट पेन, है ना। इस तरह से हमें हेडेक, ये सारी जो डिसीज़ होती हैं, तो ईच डिसीज आर पर्टिकुलर, सब डिसीज का एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है। वी ऑफन कन्फ्यूज सिम्टम्स विथ साइन, कभी कभी हम सिम्टम और कन्फ्यूज हो जाते हैं साइन में, सिम्टम्स अलग है, साइन अलग है। सो लेट अस सी दैट व्हाट आर द साइंस ऑफ ए डिसीज। साइन क्या होते हैं? साइन आर द सिम्टम्स दैट आर नॉट जनरल और आर पर्टिकुलर फॉर ए पर्टिकुलर डिसीज। साइन जो है पर्टिकुलर नहीं होते हैं, ना जनरल होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरल होते हैं, लेकिन साइन कई सारे होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो वी कैन रिमूव डिसीज को रिमूव किया जा सकता है। इसके के दो तरीके होते हैं, दो स्टेप्स हैं। पहला है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज एंड सेकेंड है रिमूव द कॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो हम डिसीज के इफेक्ट को रिड्यूस करें पहले और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिसीज को रिमूव कर दें। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं बच्चों? जो एयरबोर्न डिसीज होती है उससे हम प्रिवेंशन कैसे करते हैं? कीप हाउस वेंटिलेटेड, हाउस को वेंटिलेटेड बनाओ। डू नॉट बी ओवर क्राउडेड प्लेस, ज़्यादा गैदरिंग के अंदर मत जाओ, है ना। लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट में रहो और मेंटेन पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, ठीक है।
ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर भीड़ होगी तो वहाँ सब टाइप के लोग बैठते हैं, तो किसी भी तरह की कोई डिसीज़ होगी तो वो बाय एयर हमारी बॉडी में जा सकती है। और एनवायरनमेंट को हमें क्लीन रखना चाहिए, ताकि साफ़ सफाई रहेगी तो हमें फ्रेश एयर मिलेगी। स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन, इट वी हैव ए स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम देन द इन्फेक्टिंग एजेंट और इट्स टॉक्सिन कैन नॉट अफेक्ट अस। बच्चों सबसे अच्छा हमें यह है कि हमें हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रखना चाहिए। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हमें ये इन्फेक्टिंग एजेंट असर नहीं करेंगे। इम्यूनिटी होती क्या है? इट इज़ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज़। जो डिसीज़ के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस होते हैं उसको कहते हैं हम इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हम अच्छा खाएंगे पिएंगे, टाइम से सोएंगे उठेंगे बैठेंगे, हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा तो हमें डिसीज़ नहीं होगी। टू रेज आर इम्यूनिटी लेवल वैक्सीन इज़ डन। और इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए ही वैक्सीनेशन किया जाता है। जो चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन लगाई जाती है ताकि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए, उसको डिसीज़ ना लगे। ठीक है, वो इन्वायरमेंट में जब बोर्न होता है, जब जन्म लेता है तो उसको कई सारी डिसीज़ लगने की संभावना होती है, तो हम वैक्सीन लगा देते हैं उसको, वैक्सीन के थ्रू उसमें डिसीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, और ये वैक्सीनेशन क्या होता है इसको भी समझेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या है बच्चों? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग ईदर ए किल्ड और वीकन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए पर्सन बॉडी सो एज टू रेज हिज इम्यूनिटी लेवल। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, इंजेक्ट किया जाता है या तो किल्ड बैक्टीरिया को या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिसीज़ पैदा करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किल्ड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जो इंसान को क्या हार्म नहीं करते हैं। ठीक है, वो इंसान को हार्म नहीं करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इनसे लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स डेवलप हो जाते हैं। ये जो एंटीबायोटिक डेवलप हो जाते हैं तो ये पर्सन को आगे इसका इम्यूनिटी लेवल बढ़ा देते हैं, ताकि कभी भी वो इन्फेक्शन करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है तो उसके एंटीबॉडीज उसको किल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को वैक्सीनेशन करवाया जाता है और हर बच्चों को वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको बचपन में ही वैक्सीनेशन किया जाएगा तो वो आगे जाके बड़ी बीमारियों से बच सकता है, जैसे हेपेटाइटिस है, डीपीटी है, इनके टीके लगाए जाते हैं बच्चों। ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो जानलेवा बीमारियां, उनसे बचाते हैं। ठीक है, जब ये वैक्सीनेशन किया जाता है तो हमारी बॉडी में क्या डेवलप होते हैं, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं। तो जब कभी भी इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में जाएगा तो उसको ये एंटीबॉडीज़ किल कर देंगी और हम हेल्थी रहेंगे। ठीक है, इसलिए इन वैक्सीनेशन का यूज़ किया जाता है। समझ में आया बच्चों आपको? इट फंक्शंस इन द फॉलोइंग मैनर लाइक व्हेन वैक्सीन्स इज गिवन, इफ a killed or weakened microorganism is injected, the body fails to recognize it and in response it secretes certain antibodies that try to or kill the infection, causing foreign agent. These antibodies once made remain in the body and protect us through. The first vaccine was prepared by Edward Jenner. जो फर्स्ट वैक्सीन था वो एडवर्ड जेनर ने बनाया 1796 में। किसके अगेंस्ट बनाया? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए एडवर्ड जेनर ने 1796 में फर्स्ट वैक्सीन प्रिपेयर किया था। Nowadays, many vaccines are given to a newborn child in order to raise its immunity system. आज के समय में कई सारे वैक्सीन बन चुके हैं जो बच्चों को लगाए जाते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम बढ़े। अब देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर। स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। दे आर बैलेंस डाइट एंड कम्युनिटी एंड पर्सनल हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द वेरियस मीन्स बाय विच इन्फेक्शन आर स्प्रेड। जो इन्फेक्शन होता है किस तरह से? बाय एयर हो सकता है, बाय वाटर हो सकता है, बाय वेक्टर एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। क्वेश्चन 3, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो है वैक्सीनाइजेशन को ही इम्यूनाइजेशन कहते हैं बच्चों। तो वैक्सीनाइजेशन आपको समझ में आ गया तो वही इम्यूनाइजेशन है। तो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए पर्सन इम्यून टू ए डिसीज बाय आर्टिफिशियल मेथड। इसमें आर्टिफिशियल मेथड से इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है किसी पर्सन की। ठीक है, वैक्सीन लगा के। जैसे मैंने बताया था छोटे बच्चों को बचपन में वैक्सीन लगा दी जाती है ताकि उसमें क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। क्वेश्चन 4, व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक एट स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ए इन्फेक्शन डिसीज।
इसके लिए क्या करना चाहिए हमें बच्चों? प्रिकॉशन, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, एबिलिटी ऑफ प्रॉपर फूड, प्रॉपर वेंटिलेशन, स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? बच्चों देखो, 3 चीज़ें हैं, एंटीजेंस हैं, एंटीबॉडीज़ हैं और एक है एंटीबायोटिक्स। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। एंटी एजेंट का मतलब, एंटीजेंस जो है, एंटीजेंस का मतलब हो गया जो एजेंट जिनसे हमें डिसीज़ होगी। एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ मतलब जो उन एजेंट को मार देगा। एंटीजेंस को मारने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होंगे वो होंगे एंटीबॉडीज़, ठीक है। और एंटीबायोटिक क्या है? जब हमें बाहर से कोई बीमारियां लगती हैं तो उसके लिए हम मेडिसिन लेते हैं जिसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। जो हमें इन केस ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स दवाइयों का सेवन किया जाता है, एंटीबायोटिक्स दवाई दी जाती है, ठीक है। तो समझ में आया आपको? एंटीजेंस जिनसे हमें बीमारियां हो रही हैं, एंटीबॉडीज जो उनको किल कर रहे हैं, और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो कब दी जाती है? माइक्रोबियल इन्फेक्शन में दी जाती है। क्लियर है आपको तीनों सारी चीज़ें? ठीक है। Thank you very much student for watching our channel. Please subscribe and press bell icon also. Thank you very much.